Great evening everyone. I hope you all are fine. So आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा डियर इट विल बी दैट हमारा जो टर्म 1 है क्लास 10th का जिनका कोड जो है वो 165 है फॉर कंप्यूटर साइंस, उनके लिए टर्म 1 सिलेबस में एक चैप्टर है एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज साइबर एथिक्स. सो आज हम क्या करने वाले हैं, उस चैप्टर के मैंने नोट्स बना रखे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस, और उसके अंदर आपको सारा जो है साइबर एथिक्स से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सके हो वो मैंने कर रखा है एंड यू कैन रीड आउट. ओके, तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले टॉपिक आता है कि साइबर एथिक्स होता क्या है. देखो व्हेन वी आर गोइंग टू स्पीक दिस वर्ड साइबर, तो इसका मतलब होगा रिलेटेड टू कंप्यूटर. ठीक है, जब आपका इंटरनेट से कंप्यूटर कनेक्टेड है. साइबर का मतलब क्या होता है कि जब आपका जो कंप्यूटर है अगर वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है एंड आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जो हम टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ नॉर्मली साइबर. एंड एथिक्स का मतलब क्या होता है डियर, मॉरल वैल्यूज़ जो आपको फॉलो करनी है जब आपका कंप्यूटर जो है नेट से कनेक्टेड है, यानी जब आप नेटवर्किंग के अंदर हैं, आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो भी आपको मॉरल वैल्यूज फॉलो करनी होगी, ठीक है, तो वो आपका किसका पार्ट बनेंगी, साइबर एथिक्स का. तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी योर नेट एटिकेट्स. तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो इट रेफर्स टू द एटिकेट्स टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट. वो क्या बोल रहा है, नेट एटिकेट्स क्या है कि जो भी आपको एटिकेट्स, अब एटिक्वेट आपको पता है इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मैनर्स. तो जो भी आपको मैनर्स फॉलो करने हैं जब आप इंटरनेट को यूज कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, नेट एटिक्वेट हो गया. इट डिफाइंस द वे कम्युनिकेशन इज कंडक्टेड इन अ पॉजिटिव सेंस एंड मेक्स द इंटरेक्शन मोर प्लेजेंट. देखो नेट एटिकेट का फायदा क्या रहेगा, अगर आप एक अच्छे से तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो एक पॉजिटिव सेंस में आपकी कम्युनिकेशन जाएगी, मीनिंगफुल होगी, एंड साथ में आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो ज़्यादा प्लेजेंट होगी. मतलब आप जिनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो एक पॉजिटिव मैनर में अच्छे से आपकी कम्युनिकेशन जो है वो हो जाएगी. उसके बाद आता है कुछ डूज एंड डोंट्स. तो डूज एंड डोंट्स आपके ऐसे हो सकते हैं कि इट माइट हैपन, आप कम्युनिकेशन जो है किसी ईमेल पे कर रहे हो या फिर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो. ठीक है, तो अगर हम ईमेल के थ्रू कर रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, कुछ रूल्स को फॉलो कर सकते हैं जो क्या बनती है, हमारी नेट एटिक्वेट का पार्ट बनती है. जैसे वो बोलता है कि सेंड ईमेल टू ओनली दैट पर्सन फॉर हुम इट इज़ मेंट. मतलब जिस पर्सन के लिए कोई पर्टिकुलर मेल है आप उसी को सेंड करें, ये ना करें कि आप रेसिपिएंट लिस्ट में सबको मेल सेंड कर रहे हैं चाहे उनके किसी वर्क की यूज़ की नहीं है. तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है. डू नॉट फ्लड द अदर पर्सनस इनबॉक्स विद स्पैम. ऐसे नहीं है कि आपके पास कोई मेल आई और आप उसको फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, नहीं, फ्लड नहीं करना है. अगर उसके यूज़ किया तो आप डेफिनेटली उसको सेंड करिए, नहीं तो मत करिए. अवॉइड यूजिंग अपर केस लेटर्स फॉर इंटायर मैसेज, इट मे अपीयर रूड. देखो वो कहता है कि अगर आप पूरा का पूरा, आप अपर केस का मतलब होता है कैपिटलाइज लेटर्स, तो वो बोलता है कि आपने कैपिटल लेटर्स में इंटायर लेटर जो है वो टाइप नहीं करना है, मैसेज टाइप नहीं करना है, वो आपका रूड लगता है. आप क्या कर सकते हो, मिक्स्ड केस. मिक्स्ड केस का मतलब होता है कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स का मिक्स यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है तो आप उसके लिए बोल्ड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो जो आपको बहुत ईजिली मेल में मिलता ही है. चेक फॉर स्पेलिंग, ग्रामर, पंचुएशन एंड क्लैरिटी ऑफ द कंटेंट. आप जब भी कोई चीज़ सेंड करते हैं तो उससे पहले आप स्पेलिंग मिस्टेक्स का देख लें, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का देख लें, पंचुएशंस का देख लें, क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन ही पूरा चेंज हो सकता है, स्पेशली विद पंचुएशन मार्क्स, तो वो आप देख लीजिएगा. एंड क्लैरिटी ऑफ द कंटेंट, ये नहीं है कि आपने मेल भेजा उसको समझ ही नहीं आई आप कहना क्या चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली मीनिंग जो है दैट शुड बी क्लियर. अवॉइड सेंडिंग वेरी हैवी अटैचमेंट्स. देखो ऐसी कोई अटैचमेंट आप सेंड कर रहे हैं जिसके लिए उसको कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ रहा है या वो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं, उसको नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो ऐसी मेल मत भेजिए. आप उनका कंसेंट ले लीजिए, जो रेसिपिएंट है यानी जो रिसीवर है उसका आप कंसेंट ले लीजिए. अगर वो पर्सन आपको कहता है हाँ जी मेरे को सेंड कर दीजिए, डेफिनेटली सेंड इट, अदरवाइज डोंट. नेक्स्ट है सोशल मीडिया, चैट्स, ब्लॉग्स एंड फॉर्म्स. देखो वो बोलते हैं डू नॉट. देखो सोशल मीडिया का मीनिंग क्या है कि जब आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसको बहुत सारे मिलियंस, बिलियन, ट्रिलियन पीपल जो है उस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, और उसको आगे रीड आउट करके फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो आपको सोशल मीडिया मतलब जो मल्टीपल पार्टीज जो है उसको रीड आउट कर सकती हैं, उस पर कमेंट और आगे देख सकती है. तो उस टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से एटिकेट्स ध्यान रखने हैं. पहला है डू नॉट पोस्ट ऑफेंसिव कमेंट्स दैट माइट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी. वो बोलता है ऐसे कोई कमेंट ना करे जिससे किसी कम्युनिटी को हर्ट हो. रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ अदर्स एंड शो कर्टेसी व्हाइल पोस्टिंग योर कमेंट्स. वो बोलता है कि जब आपको देखो हो सकता है व्यूज डिफर करते हैं, किसी का कुछ व्यू होगा, किसी का कुछ व्यू होगा, तो किसी ने अगर कोई पोस्ट लिखा है तो दूसरे का व्यू पॉइंट भी का भी रिस्पेक्ट करें एंड कर्टेसी शो करें व्हाइल पोस्टिंग योर कमेंट. मतलब आपने ये नहीं है कि कुछ भी रूड लिख दिया या
गलत लिख दिया। आप किसी और का जब कमेंट आ रहा है, कोई पोस्ट, आप अपना कमेंट, किसी ने कोई चीज़ लिखी तो आप अपनी टॉलरेंस दिखाएं उसके ऊपर, आप एक पॉजिटिव सेंस में आगे कमेंट करें। ये नहीं है कि आप नेगेटिव नेगेटिव लिखी जा रही हैं। नो, डू नॉट शेयर प्राइवेट इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर्स व्हाइल दे आर विदाउट देयर कंसेंट। ये नहीं, मान लो किसी की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपके पास है तो आप उसको ऐसे शेयर नहीं कर सकते इंटरनेट पे। अगर कोई आपके साथ सेकंड, मान लो आपके साथ किसी की फोटो क्लिक कराई, से वो पर्सन पसंद नहीं करता कि इंटरनेट पे उसकी फोटो जाए, लेकिन आप उसको पोस्ट कर रहे हो, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप दूसरे पर्सन से पहले परमिशन लीजिए, अगर उसको ठीक लगता है तो ही आप उसको आगे फॉरवर्ड करिए या पोस्ट करिए, नहीं तो आप मत करिए। अवॉइड गिविंग नेगेटिव रिप्लाई टू नेगेटिव कमेंट। से किसी ने आपको कोई नेगेटिव बोल भी दिया तो इट्स फाइन, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आजकल तो रिमूव का ऑप्शन है, रिपोर्ट के ऑप्शन है, आप जो भी करना चाहे एक पॉजिटिव मैनर में एक्ट करिए। ये नहीं है कि उसने कुछ गलत लिखा, आप भी कुछ गलत लिखते जा रहे हो और एंडलेस चैटिंग बनती जा रही है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव, वो कोई अच्छा तरीका नहीं है। डू नॉट यूज कॉपीराइटेड मटेरियल। देखो इट माइट हैपन कि जैसे किसी ने कोई वीडियो बनाई या किसी ने कोई पोस्ट डाली, आप उसी को कॉपी करके अपने नेम से आगे चला रहे हैं, तो दैट इज रियली रॉन्ग। नेट एटिकेट्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि कॉपीराइट वाला मटेरियल आपने यूज नहीं करना। ट्रोल नहीं करना। किसको? ट्रोलिंग का मतलब क्या होता है डियर? ट्रोलिंग का मतलब होता है किसी को कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है। नो साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग। देखो साइबर बुलिंग जो है ना वो एक हाई लेवल पे हो जाता है। ट्रोल मान लो आपने किसी को मीन कमेंट्स लिख दिए, जबरदस्ती आप किसी के अगेंस्ट लिखी जा रहे हैं किसी एक पर्सन पे। जब ट्रोलिंग एक हाई लेवल पे हो जाती है तो उसको हम साइबर बुलिंग कह देते हैं। साइबर बुलिंग में क्या है कि आप जबरदस्ती कोई एक मैसेज पोस्ट करता है, कोई कुछ करता है, आप उस पर गलत गलत लिखते जा रहे हैं, आप उसका है ना मीन कमेंट्स पास कर रहे हैं, तो दैट इज योर साइबर बुलिंग। साइबर स्टॉकिंग का मतलब क्या है? किसी ने पिक अपलोड किया, आपने उस टाइम लाइक कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव लिखा, दैट डजंट मैटर्स, पर अगर उसके हर एक एक्शन जो वो कर रहा है उस पर आपकी नजर है, आप उसको देख रहे हैं, तो दैट इज साइबर स्टॉकिंग। तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग, आपको उसकी कंप्लेन करनी चाहिए। डू नॉट फॉरवर्ड ऑल द पोस्ट, फॉरवर्ड ओनली जेन्युइन एंड फैक्चुअल पोस्ट। मान लो कोई पोस्ट आ भी गई, तो अगर कोई ऐसी सीरियस मैटर की पोस्ट है तो पहले उसका फैक्ट निकालिए कि फैक्ट है भी या नहीं है, और सारी पोस्ट आप शेयर नहीं करिए, फॉरवर्ड नहीं करिए। अगर कोई मीनिंगफुल पोस्ट है, लोगों के काम आएगी, तो डेफिनेटली फॉरवर्ड करिए, लेकिन कोई फालतू की पोस्ट है तो डू नॉट फॉरवर्ड दैट, क्योंकि वो मीनिंगलेस और बेसलेस होती है, उनसे लोग परेशानी होते हैं। ये आपका पहला टॉपिक था जो नेट एटिकेट्स का था। उसके बाद आपका आता है डियर सॉफ्टवेयर लाइसेंस, सॉरी। तो क्वेश्चन आता है भी ये सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता क्या है? इट इज अ लीगल अग्रीमेंट दैट लिस्ट्स द कंडीशंस अंडर व्हिच एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन परमिशन टू यूज द सॉफ्टवेयर। देखो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि अगर आप कोई जेन्युइन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसके पूरा इंस्टॉल होने से पहले एक पेज आता है जिसमें वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, आप उनको चेक करते हैं, ओके करते हैं, और उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर जो होता है इंस्टॉल होता है। जिन्होंने जेन्युइनली कर रखा है उनको तो पता ही होगा। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता क्या है डियर? ये बेसिकली कुछ अग्रीमेंट है जो आपको कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, और वो कंडीशंस क्या है, उन कंडीशंस को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसके बाद आपको परमिशन मिलती है उस सॉफ्टवेयर को यूज करने की, तो वो आपका लाइसेंस होता है। मतलब सॉफ्टवेयर है, बना हुआ है, वो कह रहा है कि मेरी ये बातें मानो तो मैं तुम्हें चलाने दूंगा, ठीक है, तब तुम मेरे इसको चला सकते हो। तो वो जो होता है एग्रीमेंट, उसको आप क्या बोलते हैं? लाइसेंस बोलते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर के लाइसेंस है। पहला है सिंगल यूजर लाइसेंस। ये जो लाइसेंस है ये एक ही पर्सन को दिया जाता है और एक ही मशीन के लिए दिया जाता है। जैसे आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो एक ही कंप्यूटर पे वर्क करती है। अगर आप उसके विंडोज को जेन्युइनली परचेज करते हैं तो वो एक ही मशीन के लिए होती है, तो वो सिंगल यूजर का लाइसेंस है। मल्टी यूजर क्या है कि दिस लाइसेंस इज इशूड फॉर सॉफ्टवेयर which can be installed on multiple machines and can be used by multiple users but the number of machines will be fixed। मतलब वो बोल रहा है कि आपने एक सॉफ्टवेयर को खरीदा, वो सॉफ्टवेयर काफी सारी मशीन्स पे आप यूज भी कर सकते हैं और बहुत सारे यूजर्स यानी पीपल उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत सारा कितना है वो नंबर फिक्स्ड होगा। ऐसे नहीं है कि n नंबर पे आप कर लेंगे, नहीं, 5, 10, 15, 20, 20 से कुछ फिक्स नंबर होगा, उतनों के बाद फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते। अगला आता है आपका फ्रीवेयर। देखो दिस सॉफ्टवेयर डू नॉट, ये बहुत, अब जो आप स्टार्ट हो रहे हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म्स, जो पहले दो थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। फ्रीवेयर में क्या आता है? दिस सॉफ्टवेयर डू नॉट रिक्वायर एनी फी टू बी पेड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपर। दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड अ लाइसेंस फॉर यूज इफ द यूजर अग्रीज टू अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस। देखो ये सॉफ्टवेयर क्या बोलता है कि तुमको पैसे नहीं देने, तुम फी कोई नहीं देनी है,
आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री में यूज कर सकते हो। ये एक लाइसेंस दे देते हैं फॉर यूज इफ द यूजर एग्रीज बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस। मतलब कुछ कंडीशंस होती है, उन कंडीशंस के बेसिस पे आप इनको फ्री में यूज कर सकते हो। अगला आता है आपका शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। द लाइसेंस फॉर अ शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इज इशूड फॉर अ ट्रायल पीरियड। शेयरवेयर क्या कहता है कि थोड़ा ट्रायल पीरियड है, से उसने कह दिया 3 महीने तक तुम यूज कर सकते हो, 4 महीने तक तुम यूज कर सकते हो। ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड द यूजर कैन यूज द सॉफ्टवेयर फॉर फ्री। ट्रायल पीरियड तक तो फ्री में होगा, लेकिन आफ्टर द ट्रायल पीरियड एक्सपायर्स ही और शी विल नो लॉन्गर बी एबल टू असेस इट। To use it, the user will have to pay a certain amount as the shareware fee. उस ट्रायल पीरियड के बाद उसको पैसे देना पड़ेंगे। Generally, shareware software contains various adware and certain restrictions on use, which are removed when the user buys it. वो बोलता है कि नॉर्मली क्या होता है, आपका जो सॉफ्टवेयर होता है इसके अंदर कुछ हार्डवेयर भी होती है और रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब आप इसको बाय करते हैं, और जब यूजर इसको खरीद लेता है तो वो रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या है डियर, सोर्स कोड आपको अवेलेबल नहीं है और मॉडिफिकेशंस जो है वो भी आपको अलाउ नहीं है। अब क्वेश्चन आता है सोर्स कोड क्या होता है। देखो, एक होता है कि आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज करके कोई कोडिंग कर रहे हो, एक होता है उस सॉफ्टवेयर की अपनी कोडिंग, वो भी तो किसी चीज कोड से ही बना है ना, तो उसकी जो अपनी कोडिंग है उसको हम सोर्स कोड बोल देते हैं। तो सोर्स कोड, उस सॉफ्टवेयर का कोड आपको नहीं मिल सकता और उस कोडिंग में आप चेंज भी नहीं कर सकते। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आपका आता है क्रिएटिव कॉमन। दिस टाइप ऑफ लाइसेंस इज गिवन बाय पीपल, जनरली आर्टिस्ट, विद देयर क्रिएटिव वर्क सो दैट पीपल कैन अप्रिशिएट देयर वर्क, copy, redistribute or display it in non-commercial way. This helps the artist gain popularity and recognition. Creative Commons एक ऐसा सॉफ्ट, देखो वैसे तो कॉपीराइट लग जाता है, मैंने कोई चीज बनाई आप उसको यूज कर रहे हैं विदाउट माय परमिशन, तो दैट इज अ कॉपीराइट। लेकिन क्रिएटिव कॉमन एक ऐसा लाइसेंस है जिसमें आर्टिस्ट जो है वो अलाउ कर देता है लोगों को कि तुम मेरे काम को आगे डिस्ट्रीब्यूट करो ताकि मैं फेमस हो। तो वो अगर आर्टिस्ट आपको परमिशन देता है तो वो कौन से लाइसेंस के अंदर देता है, क्रिएटिव कॉमन। अगला आता है आपको ओपन सोर्स। इट प्रोवाइड्स फ्री एक्सेस, ओपन सोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इट प्रोवाइड्स फ्री एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर एज वेल एज इट्स सोर्स कोड। ये आपको दोनों चीजें दे रहा है, मतलब ये कह रहा है तुम्हें पैसे भी नहीं देने और मैं तुम्हें कोडिंग भी दे रहा हूँ सॉफ्टवेयर की, और ये कहता है कि उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग में आप कोई भी चेंज कर लो, उसको देख लो और अकॉर्डिंगली अपना कस्टमाइज कर लो, यानी यूज कर लो, मतलब अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज करो और उसको यूज कर लो। इट इज एब्सोल्युटली फ्री, इसके पैसे भी नहीं लगते। जैसे ओपन ऑफिस हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, स्क्रैच हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, ये सब आपके कैडियर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अगला क्या है, प्रोप्राइटरी। प्रोप्राइटरी में क्या है बेटा, इट इज द सॉफ्टवेयर दैट इज नाइदर ओपन और फ्रीली अवेलेबल। अगर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मतलब आपको खरीदना पड़ेगा, मतलब ना ही जिसके आपको कोड मिल रहा है और ना ही जो आपको फ्री में मिल रहा है, तो वो प्रोप्राइटरी है। इट्स यूज इज रेगुलेटेड एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉडिफिकेशन इज आइदर फॉरबिडन और रिक्वायर स्पेशल परमिशन बाय द सप्लायर और वेंडर। देखो, वो बोलता है कि इसमें तुम कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, आगे मॉडिफाई नहीं कर सकते, और अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है तो तुम्हें जो वेंडर है, मतलब जिसके पास वो था, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। कोडिंग वगैरह कुछ भी तुम्हें अवेलेबल नहीं है। जैसे विंडोज का जो सॉफ्टवेयर है वो आपका प्रोप्राइटरी है, बिकॉज सारी की सारी परमिशन तुमको विंडोज वालों से लेनी पड़ती है, माइक्रोसॉफ्ट से लेनी पड़ेंगी। ठीक है, अगला आपका आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो, आईपीआर बोलते हैं हम इसको। दे आर द राइट्स ऑफ द ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज्ड, शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑल्सो इट गिव्स द ओनर अ राइट टू डिसाइड द प्राइस फॉर डूइंग सो। देखो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, ये कुछ राइट्स हैं, और ये किसके राइट्स हैं, ओनर के राइट्स हैं, मतलब जिसने वो चीज बनाई थी। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्यों डियर, कि देखो जिसने बनाई है उसने अपना टाइम कंज्यूम किया है, हो सकता है उसने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली हो, कोई पैसे लगाए हो, तो जब किसी ने अपना, अच्छा कुछ भी नहीं लगाया फिर भी टाइम तो कंज्यूम करा ही होगा ना। तो माय पॉइंट इज कि जब किसी ने इतनी मेहनत करके, अपना ब्रेन यूज करके, अपने कॉग्निटिव स्किल, अपने इंटेलेक्चुअल पावर को यूज, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है ब्रेन, कॉग्निटिव, तो जब इतना सब यूज करके उसने कोई चीज बनाई है तो उसके पास ये भी तो राइट हो ना कि उसकी चीज को कौन यूज कर सकता है। ये थोड़ी ना कि मैंने बनाया और कोई दूसरा कहे भाई ये तो मैंने लिखा है, ऐसे थोड़ी ना है। तो जब किसी पर्सन ने अपना टाइम कंज्यूम करा है तो उसके पास राइट भी तो होना चाहिए ना कि भाई मेरी चीज को कोई देख सकता है, नहीं देख सकता, फ्री में देख सकता है, पैसे लेके देख सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो राइट है वो कौन देता है, आईपीआर। तो आपका जो आईपीआर है ना डियर, वो क्या है,
ये राइट्स है ओनर के टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, कितनी इंफॉर्मेशन आप एक्सचेंज करोगे, शेयर करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये ओनर को राइट देता है कि कितना तुम दिखाओगे और कितने पैसे में। मान लो अगर वो अपनी कोई चीज शेयर कर रहा है तो कितने पैसे में करेगा, फ्री में करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आईपीआर की टाइप्स कौन कौन सी है? पहला होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? ये राइट से ऑटोमेटिकली वेस्टेड टू समवन हु हैज क्रिएटेड ओरिजिनल वर्क। जिसने भी कोई काम किया उसके पास ये राइट ऑटोमेटिकली आ जाता है। कॉपीराइट ओनर क्या है? हैज द अथॉरिटी टू कीप और टू ट्रांसफर द राइट्स टू यूज डिस्ट्रीब्यूट इंडिविजुअली टू वन और मोर पीपल। कॉपीराइट ओनर जो है ना, उसके कॉपीराइट ओनर को ये राइट दे देता है कि भाई तेरा चीज जो है वो कौन यूज करेगा, कितनी यूज करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो ओनर डिसाइड करेगा। When someone uses a copyrighted material without permission, it is called copyright infringement। देखो किसी ने अगर आपकी चीज को यूज किया विदाउट योर परमिशन, कॉपीराइट तो उस पर लगेगा, तो उसको आप क्या बोलते हो? कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट। इट इज अ यूज और प्रोडक्शन ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्टेड मटेरियल विदाउट द परमिशन ऑफ द ओनर। ठीक है, अगर आपने ओनर की परमिशन के बिना उसकी चीज को यूज कर लिया तो उसको आप कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट बोलेंगे। अगला आता है डियर आपका क्वेश्चन, पेटेंट क्या होता है? पेटेंट इज अ ग्रांट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट टू द इन्वेंटर बाय द गवर्नमेंट। पेटेंट क्या है? गवर्नमेंट जो है इंडिया की, पेटेंट खरीदना पड़ता है, आप गवर्नमेंट को कुछ पैसे देते हैं तो वो एक लाइसेंस है। पेटेंट बेसिकली एक ऐसा लाइसेंस है जिसके लिए आप गवर्नमेंट को पैसे देते हैं और वो आपको 8 ईयर, 10 ईयर, 20, 30 ईयर्स के लिए कुछ पेटेंट पकड़ा देता है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, अब क्या होता है? पेटेंट से क्या है? आपको प्रॉपर एक राइट मिल गया और वो एक्सक्लूड कर देता है अदर्स फ्रॉम मेकिंग उस इन्वेंशन को, उसके बाद कोई और बना नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? गवर्नमेंट से आप पैसे देके पेटेंट ले लेते हैं। पेटेंट बेसिकली एक राइट है, एक लाइसेंस की तरह है। उसके बाद अब होल्डर है जिसके पास वो पेटेंट आ गया, उसको एक राइट मिल गया कि कोई और पर्सन उसकी इन्वेंशन को बना नहीं सकता, सेल नहीं कर सकता और यूज नहीं कर सकता। अगला आता है डियर आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता है बेसिकली लोगो, डिजाइन, कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई साउंड, कोई कलर, जिससे क्या होता है आपका वो जो आइडेंटिफाई एंड डिस्टिंग्विश कर देता है आपके प्रोडक्ट को एंड गुड्स ऑफ वन पार्टी फ्रॉम दोज ऑफ अदर्स, जिससे आपका एक प्रोडक्ट दूसरे से डिस्टिंग्विश होता है, डिफरेंशिएट होता है। जैसे आपको पता ही है कि अगर हम 4 वो सर्कल्स बोलते हैं तो वो ऑडी की कार के हैं। अगर हम वो टाइगर है, आई थिंक वो पूमा के प्रोडक्ट्स में है शायद, नहीं, हाँ, नाइकी का सिंबल वो टिक है, जैगुआर का है, मतलब सबके अपने अपने लोगोज हैं, है ना। तो वो जो लोगो या कलर या जो डिजाइन है जिससे आपका एक प्रोडक्ट दूसरे से डिस्टिंग्विश होता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क। अगला आता है बच्चे आपका प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या है? इट रेफर्स टू कॉपिंग द कंटेंट्स ऑफ समवन एल्सेस वर्क एंड रीयूजिंग इट एज योर ओन। अगर आप किसी और के कंटेंट को फिर भी उठाते हैं और उसको रीयूज कर लेते हैं अपने खुद के वर्क को शो करके, तो उसको आप क्या बोलेंगे? प्लेगरिज्म। इट इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस है ये। तो टू ओवरकम दिस इशू इन एकेडमिक रिसर्च वर्क्स मैनी यूनिवर्सिटीज हैव इंट्रोड्यूस स्ट्रिंजेंट मेजर्स, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, पनिशमेंट्स को। फ्री ऑनलाइन टूल्स आर आल्सो अवेलेबल टू हेल्प आइडेंटिफाई प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म जो है डियर वो आपका फ्री ऑनलाइन टूल से पता किया जा सकता है। आपके टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके बस वो चेक करेंगे, वहीं से पता चल जाएगा प्लेगराइज्ड है मटेरियल या नहीं है। मतलब अगर आप किसी और के वर्क को अपना शो कर देते हैं तो दैट इज योर प्लेगरिज्म। अगला आता है बच्चे आपका डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो डिजिटल प्रॉपर्टी में क्या होता है? इट इंक्लूड्स एनी डेटा स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट व्हिच मे बी इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स, ईमेल्स, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस और even information stored in internet accounts like social networking account, ई-शॉपिंग अकाउंट, नेट बैंकिंग अकाउंट एक्सेट्रा। क्या बताया मैंने? डिजिटल प्रॉपर्टी क्या है? ये कोई भी डेटा जो कि डिजिटाइज फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, डिजिटाइज का मतलब जाए जो कंप्यूटर के अंदर है। ठीक है, ईमेल हो गई, कोई ऑडियो वीडियो, कोई इमेज होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो आपकी इस फॉर्म में है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैज अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंटरनेट अकाउंट होल्डर व्हिच अश्योर्स द प्राइवेसी ऑफ हिज डिजिटल प्रॉपर्टी। सो द राइट, अब क्या है? जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपका आईएसपी है उसका एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है किसके साथ? इंटरनेट अकाउंट होल्डर के साथ, जो उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखेगा। सो द राइट्स विच एन इंटरनेट यूजर हैज, वो राइट जिसकी ओवर द प्राइवेसी ऑफ हिज डिजिटल प्रॉपर्टी, मतलब मेरे राइट्स, इंटरनेट यूजर कौन है? मैं हूं। मेरे राइट्स कि मेरी इंफॉर्मेशन प्राइवेट रहेगी, कोई उसको यूज नहीं कर सकता, उसको आप क्या बोलते हो? डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स बोलते हो। और वो किसके साथ होता है? आईएसपी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है।
डिजिटल प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम क्या है बच्चे, डिजिटल सॉफ्टवेयर पेनिट्रेशन टूल्स, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं सॉफ्टवेयर के, ठीक है, जिनकी हेल्प से पेनिट्रेशन हो सकती है। देखो कुछ कीजेन्स होती हैं, कुछ क्रैक्स होते हैं, आप बोलते हैं ना सॉफ्टवेयर क्रैक कर लिया, तो इससे क्या होता है आप किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर घुस सकते हैं, अनऑथराइज्ड जो एक्सेस होता है वो हो सकता है आपके सिस्टम के अंदर, और आप सॉफ्टवेयर को यूज भी कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली पेइंग फॉर इट, ठीक है। अगला है स्टीलिंग एंड प्लेगराइजिंग कोड्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टी। इट माइट हैपन कि क्या होता है जो डेवलपर होते हैं ना, तो स्टीलिंग एंड प्लेगराइजिंग कोड्स ऑफ डिजिटल प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या होता है आपका डियर? इसका मीनिंग था कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ना आपके कोड को प्लेगराइज कर लेते हैं, ठीक है, वो उसने आपका सॉफ्टवेयर देख लिया और उसी के जैसे एक न्यू सॉफ्टवेयर बना लिया और मार्केट में रिलीज कर दिया, या उसी पर्टिकुलर जो सॉफ्टवेयर है उसका कोड वैसे से कुछ बना लिया, तो वो चीज़ जो है आपकी डिजिटल प्रॉपर्टीज के लिए एक थ्रेट है। तो आप इसकी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो? एंटी टैम्पर सॉल्यूशंस। एंटी टैम्पर सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है कि टैम्परिंग का मतलब होता है कुछ चेंजेस कर लेना। तो एंटी टैम्पर सॉल्यूशंस क्या करती हैं, ये प्रिवेंट करती हैं कि कोई हैकर जो है वो हैक ना कर पाए आपकी किसी प्रॉपर्टी को, ठीक है। अगला है लीगल क्लॉजेस। लीगल क्लॉजेस के अंदर आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड कर देते हैं कि इन केस कोई हैकर हैक करता है या कुछ करता है तो आप उसके अगेंस्ट क्या क्या चीजें कर सकते हैं। लिमिट शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कोड। ऑब्वियस सी चीज है, आप सबको कोड मत दिखाइए, लिमिटेड पीपल को कोड दिखाइए। जब किसी को कोड ही नहीं पता होगा, शेयरिंग ही नहीं होगी, तो वो क्या आपका, उसको उतना ही टाइम लगेगा उसकी क्रैकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो ये टॉपिक और इस टॉपिक का नाम ना फ्री सॉफ्टवेयर भी है। अभी आप मैंने थोड़ी देर पहले फ्री वेयर डिस्कस किया था। देखो फ्री वेयर का मतलब है वो सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। फ्री जो और जब मैं फ्री सॉफ्टवेयर बोलूंगी ना उसका मतलब ये नहीं है, फ्री सॉफ्टवेयर का मतलब है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका मीनिंग क्या होता है कि आपके पास एक फ्रीडम है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो है इंटरनेट से यूज कर सकते हो, अपने व्यू पॉइंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो दोनों वे से। मतलब आप रिट्रीव भी कर सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन और आप उसमें अपने व्यूज जो और ओपिनियंस जो है वो एड ऑन भी कर सकते हो इंटरनेट पे। तो एक इंटरनेट यूजर जो है ना उसके पास राइट होता है कि वो कुछ भी सर्च कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है इंफॉर्मेशन ऑफ हिज और हर चॉइस। यूजर जो है वो अपने व्यूज को, ओपिनियंस को भी एक्सप्रेस कर सकता है इंटरनेट पे। दिस फ्रीडम टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एंड टू एक्सप्रेस वंस व्यूज इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब उसके पास फ्रीडम है, ये नहीं है कि ये पर्टिकुलर कंट्री के लोग लिख सकते हैं बाकी नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस में भी अप्लाई टू सम टाइप ऑफ कंटेंट। देखो ये ऑब्वियस है, कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस भी चाहिए। कुछ लोग जैसे कि ज्यादा हेट स्पीचेस हो या फिर व्यूज एक्सप्रेस जो जिनकी वजह से वायलेंस जो है वो इंसाइट हो रही है, बढ़ रही है, इन दीज केसेस तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी पड़ती है। बट देन दीज रिस्ट्रिक्शंस हैव टू बी अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द लॉ स्पेशली डिजाइंड अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये भी लॉ के अकॉर्डिंग ही आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्री सॉफ्टवेयर या फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मीनिंग क्या है डियर? इट रेफर्स टू द अनइवन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल हु हैव एक्सेस टू आईसीटी एंड दोज हु डू नॉट हैव। मतलब ये डिजिटल डिवाइड ये कहता है कि हमारा जो कंट्री है ना वो डिजिटली डिवाइडेड है। मतलब कुछ एरियाज तो ऐसे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और कुछ एरियाज है जिनको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता होगा, टर्न ऑन भी नहीं करना आता होगा। तो ये अनइवन एक्सेस है इंफॉर्मेशन का, पीपल जिनके पास कंप्यूटर है और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। जैसे अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की भी बात करें तो उनके पास तो एडवांस टेक्नोलॉजी है तो ज़्यादा सी फीचर्स यूज़ कर पाते हैं आईसीटी के। और अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज़ और अंडर डेवलप कंट्रीज़ की बात करें तो ऑब्वियसली उनके पास जो है वो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, डिजिटल गैप है। क्यों? क्योंकि लो स्पीड ऑफ इंटरनेट आती है एज कम्पेयर टू देम, हाई कॉस्ट ऑफ कनेक्शंस, कॉस्ट ज़्यादा है, स्पीड कम है, लो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, असिस्टेंस नहीं होती, इलिटरेसी है। असिस्टेंस का मतलब कि गाइडेंस नहीं है, चलाना नहीं आता, इलिटरेसी है, बिल्कुल ही काम करना नहीं आता। तो इन सब चीज़ों की वजह से आपका डिजिटल डिवाइड होता है। और ये डिजिटल डिवाइड ऐसा नहीं है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है। अगर हम सिंपल इंडिया की भी बात करें तो कुछ हमारे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे इन चीज़ों की वजह से कंप्यूटर या आईसीटी की जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन कई जगह पे तो बहुत हब है हमारा, जैसे दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, तो सिलिकॉन वैली है, ठीक है। तो डिफरेंस उसका अपने आप आ जाता है। तो वो यही बोलता है कि डिजिटल डिवाइड को हम रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसकी कुछ सजेशंस हैं। सबसे पहला है मेक डिजिटल टेक्नोलॉजी अफोर्डेबल। वो बोलते हैं भाई ज़्यादा चीप करो, इतना करो कि लोग खरीद पाएं।
टेलीकॉम कंपनीज जो हैं उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो लो प्राइस प्रोडक्ट्स हैं जैसे टैबलेट्स हैं या स्मार्टफोन्स हैं वो इतने अमाउंट में लाए कि जो लो इनकम का ग्रुप है वो भी उसको परचेज कर पाए, तभी जब खरीद पाएंगे तभी तो यूज करेंगे। मेक डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल इन सिटीज तो है मोस्ट ऑफ द पीपल के अपने खुद के प्राइवेट वाईफाई है, उनको फ्री हॉटस्पॉट वगैरह अवेलेबल हो जाता है रेलवे स्टेशन वगैरह पे। लेकिन जो रूरल या रिमोट एरिया होते हैं जहाँ पे प्राइवेट वाईफाई कनेक्शंस हैं वहाँ तो ये मिलते ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि वहाँ पे एटलीस्ट पब्लिक वाईफाई वगैरह तो दो ताकि उनको पता चले अच्छा ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है। तो उनको टेक्नोलॉजी पहले एक्सेसिबल कराओ, चाहे पब्लिक वे से कराओ, ताकि फिर वो उसको प्राइवेट वे से अपने पास ला पाए। Bringing greater awareness among citizens about the use of digital technology would help in reducing information inequality। वो बोलते हैं अवेयरनेस भी करो, ठीक है, लोगों को पता तो चले कि ये काम इससे होता है, इससे आप ये चीजें कर सकते हैं। जब अवेयरनेस होगी तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू यूज इट। इनकरेज पीपल टू यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगला आता है आपका डियर ई कॉमर्स, ये लास्ट टॉपिक है आपका। ई कॉमर्स क्या होता है? अगर आप बाय एंड सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को इंटरनेट के थ्रू जो है बाय अप सेल कर रहे हैं तो दैट इज योर ई कॉमर्स। वेरियस ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हैं जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो तो बहुत ही एक्टिव है और उनकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चलती रहती हैं। अब ऑब्वियसली अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं, नेफ्ट कर रहे हैं, आरटीजीएस वगैरह कर रहे हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड की हेल्प से पेमेंट कर रहे हैं, फाइन। तो अगर आप ऐसी कोई ट्रांजैक्शन करेंगे यानी पैसे को अगर आप देंगे तो फ्रॉड होने के भी चांसेस रहेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सर्टेन फ्रॉड्स। पहला जो फ्रॉड है दैट इज फिशिंग। फिशिंग क्या बोलता है? द साइबर क्रिमिनल्स पोज एज any trusted e-commerce company requesting details of the customer to carry out a transaction or to do registration or give similar excuses to obtain information and misuse the information of the customer। देखो कई बार क्या होता है आपके आगे कोई ऐसा पेज आ जाता है, डिजिटल पेज आ जाता है जिसमें वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग लेता है, ठीक है। आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दी, मान लो क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, सीवीवी डाल दिया या अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन आधार कार्ड नंबर डाल दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, एक्चुअल में जो वो पेज होगा वो इस ढंग से बना होगा कि जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में जेन्युइन तो होगी नहीं, पेज जेन्युइन है ही नहीं, वेब पेज तो है ही नहीं। तो जब आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वो जेन्युइन जगह पे ना जाकर जो हैकर था उसके डेटाबेस में सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी और फिर वो उसका मिसयूज कर लेगा, ठीक है। तो वो फिशिंग है। फिशिंग का मीनिंग क्या हुआ कि साइबर क्रिमिनल लगते तो ट्रस्टेड ई कॉमर्स कंपनी की तरह है, मतलब लगता तो ऐसे कि बड़े जेन्युइन से लोग हैं, आपकी जेन्युइनली डिटेल मांग रहे हैं, लेकिन वो क्या रहा है, वो बेसिकली आपसे इंफॉर्मेशन लेके उसका मिसयूज करने वाले हैं। जैसे हो सकता है आपसे आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर ले ले और बाद में आपका क्या हो, फाइनेंशियल थेफ्ट हो जाए, मतलब आपके सारे पैसे वो निकाल ले। अगला आता है आपका थर्ड पार्टी फ्रॉड। वंस अ कस्टमर प्लेसेस एन ऑर्डर he she may be required to share certain details through email. In that case it might be possible that a third party intercepts the communication and steals the customer's confidential data। कई बार क्या होता है आप किसी मोड से आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो वो जो आप जिसके साथ पेमेंट कर रहे हैं वो तो जेन्युइन है, लेकिन बीच में कोई एक और हैकर ने आके आपके डेटा को हैक कर लिया, ठीक है। मतलब आप जिससे बात कर रहे थे वो धोखेबाज नहीं था। फिशिंग में तो क्या कि वो पर्सन जिससे आप बात कर रहे हैं वो धोखेबाज है, वो फ्रॉड है। थर्ड पार्टी फ्रॉड में क्या होता है कि आप जिससे बात कर रहे हो वो तो जेन्युइन पार्टी थी, लेकिन जिस मीडिया से आप कम्युनिकेशन कर रहे थे वो मीडिया सेफ नहीं था, उस मीडियम में किसी ने इंटरसेप्शन कर दिया और आपका सारा का सारा डेटा हैक कर लिया, ठीक है, और बाद में उसको यूज कर लिया, तो वो थर्ड पार्टी फ्रॉड है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। मेनी टाइम्स क्या होता है जो साइबर क्रिमिनल्स है वो आपके मोबाइल फोन हैक कर लेते हैं, इंटरनेट अकाउंट हैक कर लेते हैं और तुम्हारे डेटा को स्टील कर लेते हैं। उसके बाद वो उस डेटा का यूज करते हैं टू मेक परचेजेस इन आवर नेम यूजिंग आवर अकाउंट डिटेल्स। फिर हमारी अकाउंट डिटेल्स या हमारे नाम पर वो कुछ फ्रॉड जो है वो कर सकते हैं, तो उसको आप आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। मतलब मेरे नाम से फ्रॉड हो रहा है अब, ठीक है, मेरी आइडेंटिटी चुरा ली उन्होंने। जैसे कई बार आपकी फेसबुक आईडी हैक हो जाती है, इंस्टा आईडी हैक हो जाती है और आपके अकाउंट आपके नाम से कोई उसको यूज करे तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट है, ठीक है। तो अब आता है भाई सेफ कैसे रहें, हाउ टू रिमेन सेफ। तो नेवर शेयर योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, सीवीवी नंबर विद एनीवन ऑन इंटरनेट। किसी के साथ भी शेयर ना करें अनलेस और अनटिल वो बहुत ही जेन्युइन पार्टी आपको पता है। यूज अ फायरवॉल टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम इलीगल एक्सेस। देखो फायरवॉल क्या है, देखो फायरवॉल पहली बात तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों हो सकती है। फायरवॉल क्या करती है, ये ना एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। बेसिकली ये कंप्यूटर भी हो सकता है, मैंने बोला ना हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर दोनों हो सकती है। तो ये करती क्या है, जैसे आपने फायरवॉल को ना ये बोल दिया कि
कि भाई ऐसे है, इन इन नंबर के कंप्यूटर्स, आईपी एड्रेसेस पता है ना, इन नंबर के कंप्यूटर्स ने अगर आ रहे हो, या इस नेटवर्क के कंप्यूटर्स जो है वो बातचीत करने आ रहे हो, वो डेटा पास करे, तो इनको तो अलाउ कर दे। अगर कोई नेटवर्क से किसी और आईपी एड्रेस का कंप्यूटर कम्युनिकेट करे, कोई मैसेज करे, तो उसको एक्सेप्ट मत कर। अगर आप ऐसे कुछ करते हैं तो उसको वो जो काम करेगा ना ये फिल्टरिंग का, वो कौन करेगा? आपकी फायरवॉल करेगा। मतलब ये कुछ जेन्युइन कंप्यूटर्स के साथ तो कम्युनिकेशन पॉसिबल कर देगा, लेकिन अगर अनजेन्युइन कंप्यूटर, कोई ऐसा एड्रेस है जो आपने बोला कि नहीं इससे कम्युनिकेशन नहीं करना, कोई अननोन थर्ड पार्टी कंप्यूटर है, तो उसको फिर ये रोक देगा। तो ऐसा जो मैकेनिज्म होता है फायरवॉल होता है, ठीक है। यूज, और इसका हायर वर्जन है एप्लीकेशन गेटवे। वो क्या कहता है? वो तो भाई आपका जो कंप्यूटर होता है उसका आईपी एड्रेस कभी शो ही नहीं करता, वो अपना शो करता है। मतलब जो थर्ड पार्टी कम्युनिकेट करेगी तो वो आपके कंप्यूटर तक तो पहुंचेगी ही नहीं, वो उस फायरवॉल तक ही पहुंचेगी, और फायरवॉल खुद ही देख लेगा कि जेन्युइन है तो ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन करा देगा, नहीं तो वहीं से रोक देगा उनको। अगला है यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वाइल रजिस्टरिंग ऑन एन ई कॉमर्स साइट। आपको क्या यूज करना है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करने चाहिए। कीप योर सॉफ्टवेयर अप टू डेट एज अ न्यूअर वर्जन माइट हैव फीचर्स टू कॉम्बैट न्यू मालवेयर। देखो मालवेयर आपको पता है क्या होते हैं? किसी भी टाइप का ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो मेलिशियस है, मेलिशियस का मतलब नॉटी, मतलब जो आपके कंप्यूटर को खराब कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं होता कि वो सिर्फ वायरस ही हो, वो आपका कोई ट्रोजन हॉर्स हो सकता है, वर्म हो सकता है, ठीक है, एडवेयर, स्पाईवेयर, कुकीज, ये सब आपके मालवेयर ही हैं। तो वो बोलता है कि ऐसा तो आप अपने कंप्यूटर को अप टू डेट रखें, सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रहेगा। अपडेशन का मीनिंग ही है कि जब आप किसी चीज को अपडेट रखते हैं तो फिर वो अपडेशन में उसने कुछ तो फीचर दिया होगा ना, कोई नया मार्केट में अगर मालवेयर आया होगा तो उससे बचने का कुछ तो उसमें होगा ही, तो इसलिए उसको अप टू डेट रखिए ताकि आपका कंप्यूटर प्रोटेक्ट रहे। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन मैकेनिज्म बिल्कुल रखें। ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगा के रखें। ऑथराइजेशन का मतलब है कि जो पर्सन है, जैसे रेटिनल स्कैन हो गया, फेस स्कैनिंग हो गई, कि जो पर्सन सामने खड़ा है क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, ठीक है, तो वो वाली चीज है। तो वो आप ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन मैकेनिज्म का भी ध्यान रखें। लास्ट आपका आता है सिक्योरिटी मेजर्स टेकन बाय ई कॉमर्स कंपनी। अब अगर हम सिक्योरिटी मेजर्स देखें तो वो तो थे कि आप क्या सिक्योरिटी मेजर्स रख सकते हैं, कैसे सेफ रह सकते हैं। अगर हम अब एक ई कॉमर्स कंपनी की साइड से देखें कि वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि उसको भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। तो पहला है ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स टू असाइन ट्रैकिंग नंबर्स फॉर एवरी ऑर्डर विच वुड हेल्प देम लोकेट द पोजीशन ऑफ द ऑर्डर। तो वो एक ट्रैकिंग नंबर दे दें हर ऑर्डर को और ध्यान रखते रहे कि उनको ऑर्डर पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, ठीक है, ताकि कंपनी की तरफ से भी ये सेफ साइड रहे कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है मेरे कस्टमर ने मांगा है, रिलायबिलिटी रहेगी ना फिर कस्टमर की भी कि उस तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। दीज साइट शुड यूज कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, लॉगिन बॉक्सेस, सर्च क्वेरीज टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ द कस्टमर। और कस्टमर जेन्युइन है या नहीं है उसका भी वो इनके लॉगिन बॉक्सेस और सर्च क्वेरीज की हेल्प से ध्यान रख सकते हैं। इंक्रिप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो थर्ड है। इंक्रिप्शन अप्रोच शुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय कन्वर्टिंग द ओरिजिनल मैसेज इनटू एन इनक्रिप्टेड टेक्स्ट व्हिच कुड बी डिफिकल्ट फॉर द हैकर टू डिकोड। अगर आप कुछ भी बात कर रहे हैं, आपको पता है व्हाट्सएप के मैसेजेस इनक्रिप्टेड है। इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? इनकोडिंग, मतलब एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करना जो किसी को समझ में नहीं आएगी। डिक्रिप्शन इसका उल्टा मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर आप मैसेज को एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जो रीडेबल होता है, ठीक है। इनक्रिप्टेड मैसेज रीड नहीं हो सकता। तो वो यही बोल रहा है कि आप उसको एक अपने मैसेज को, या जैसे आपने अकाउंट डिटेल्स भेजी तो उसको आप एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए जिसको जो हैकर है वो रीड नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर शुड बी यूज विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल वर्ड का मीनिंग भी पता होना चाहिए। प्रोटोकॉल क्या होता है? जब भी आप नेटवर्किंग करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। वो रूल्स जो होते हैं आपके प्रोटोकॉल होते हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर आपको यूज करनी है, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें आपको होगा क्या डियर? द प्रोटोकॉल इनक्रिप्ट्स द डेटा। पहले तो डेटा की इंक्रिप्शन करेगा, चेक्स द ऑथेंटिसिटी ऑफ क्लाइंट सर्वर इंफॉर्मेशन। मतलब आप देखो, जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तो एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। सर्वर कौन है? जो आपकी रिक्वेस्ट को सर्व करता है, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो वो यही बोलता है, जो एसएसएल लेयर होती है ना, पहले तो ये डेटा की इंक्रिप्शन कर देती है, मतलब उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करती है जो रीडेबल नहीं है। उसके बाद वो ये देखेगा कि जो क्लाइंट और सर्वर है उनके बीच में ऑथेंटिसिटी रहे, ठीक है, कोई भी हैकर ना हो, दोनों में से दोनों पार्टीज जेन्युइन हो, और डेटा की टैंपरिंग ना हो। टैंपरिंग का मतलब कि कोई उस डेटा को चेंज ना कर पाए,
तो वो SSL का आप बिल्कुल यूज़ करें। लास्ट है द ऑर्डर प्लेस्ड बाय एनी कस्टमर शुड बी क्रॉस चेक बाय सेंडिंग अ कंफर्मेशन ईमेल और बाय प्लेसिंग अ फ़ोन कॉल। मान लो किसी ने आपसे ऑर्डर लिया है तो आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, उनको कॉल कर दे कि आप, या मैं उनसे कोई ईमेल कर दे कि आप इस ईमेल में यस टाइप कर दें, या फ़ोन कॉल करें, आप उसको कट कर दें या वन प्रेस कर दें, जिससे आपकी ऑथेंटिसिटी हो जाए। तो इस ढंग से जो कंपनीज़ हैं वो ये भी चेक कर सकती है कि कस्टमर जो है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो क्लास ये आपका टॉपिक था साइबर एथिक्स का। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।